हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 9 है। और अब जिन्हें भी नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, अभी हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है। तो अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके। तो अभी यहाँ पर मैंने पहले से फोल्डर को बना के रखा है, तो मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक HTML की फाइल बनाई है और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है। और मैंने जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ लिंक भी कर दिया है। ओके। तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेक्चर 9 के लिए नोट्स बनाई है, तो मैं यहाँ पर नोट्स को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लूप्स होती क्या है। तो जब भी हमें यहाँ पर कोई ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम रन करवाना है, तो यहाँ पर हम लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर कंसोल के अंदर 100 बार हेलो को प्रिंट करवाना है, तो इसे हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग को 100 बार लिखकर भी कर सकते हैं। पर इस टास्क को करने का एक बेटर तरीका है कि हम यहाँ पर लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। लूप को यूज़ करने से क्या होगा कि हम यहाँ पर 4-5 लाइन ऑफ कोड लिखेंगे और इसे हम यहाँ पर 100 बार हेलो को प्रिंट करवा सकते हैं। तो मतलब कि जब भी हमें यहाँ पर कोई टास्क को मल्टीपल टाइम करवाना हो, तो यहाँ पर हम लूप्स को यूज़ करते हैं। ओके। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमें लूप्स की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखो, लूप को यूज़ करने के यहाँ पर कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि हमें यहाँ पर रिपीटेड कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। जब भी हम यहाँ पर लूप को यूज़ करते हैं ना, तो हम यहाँ पर एक बार किसी टास्क को लिखते हैं और उसे हम यहाँ पर मल्टीपल टाइम चला सकते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट होता है कि यहाँ पर हमारे कोड के अंदर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। उसके बाद इसका तीसरा बेनिफिट होता है कि इसे यूज़ करने से हमारा जो कोड होता है ना, वो क्लियर बनता है और इसकी रीडेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। इसलिए यहाँ पर हम लूप्स को यूज़ करते हैं। ओके। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं लूप्स के टाइप्स के बारे में। तो अब यहाँ पर लूप के 5 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है फॉर लूप, दूसरा टाइप होता है व्हाइल लूप, उसके बाद तीसरा टाइप होता है डू व्हाइल लूप, चौथा टाइप होता है फॉर इन लूप और पांचवा टाइप होता है फॉर ऑफ लूप। ओके। तो चलो अब हम एक एक करके इन सभी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। तो जब भी हमें यहाँ पर कोई टास्क को मल्टीपल टाइम करवाना है, तो हम यहाँ पर फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमें यहाँ पर पता हो कि हम यहाँ पर लूप को कितनी बार चलाना चाहते हैं, तो उस केस में यहाँ पर हम फॉर लूप को यूज करते हैं। ओके। अब इसके सिंटेक्स की बात करें तो हमें क्या करना है कि पहले यहाँ पर फॉर लिखना है, उसके बाद यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस बनाने हैं और इसके अंदर हमें यहाँ पर 3 वैल्यू को पास करवाना है। सबसे पहले वैल्यू होती है स्टार्ट कंडीशन, मतलब कि हमारी जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद दूसरी वैल्यू होती है स्टॉप कंडीशन, मतलब कि हमारी जो लूप होगी वो कहाँ पर स्टॉप होने वाली है। उसके बाद तीसरी वैल्यू होती है स्टेप ऑफ अपडेट, मतलब कि हमारी ये स्टार्ट वाली कंडीशन किस तरह से अपडेट होकर यहाँ पर स्टॉप वाली कंडीशन तक पहुंचने वाली है, उसे हम यहाँ पर स्टेप ऑफ अपडेट के अंदर लिखते हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पर हमें कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर टास्क को लिखना है जिसे हम यहाँ पर मल्टीपल बार चलाना चाहते हैं। तो चलो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ, तो अब यहाँ पर मैं फॉर लूप को यूज करता हूँ। ओके। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर 3 वैल्यू को पास करना है। सबसे पहले हम पास करते हैं स्टार्ट कंडीशन, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट आई इक्वल टू 1। उसके बाद दूसरी वैल्यू में हम यहाँ पर स्टॉप कंडीशन को पास करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई लेस देन इक्वल टू 5। ओके। उसके बाद हम तीसरी वैल्यू में पास करते हैं कि हमारी जो स्टार्ट कंडीशन है वो अपडेट कैसे होने वाली है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई प्लस प्लस। ओके। अब यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं आई को प्रिंट करवा देता हूँ। ओके। तो अब इससे क्या होगा कि देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट कंडीशन में लिख रहे हैं कि हमारी आई की वैल्यू 1 है। ओके। उसके बाद हमने स्टॉप कंडीशन के अंदर लिखा है कि जब हमारी आई की वैल्यू 5 से कम हो या 5 हो, तब तक हमारी ये लूप चलनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है आई प्लस प्लस, इसका मतलब होता है कि आई इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब कि यहाँ पर हमारी लूप एक बार चलेगी, उसके बाद यहाँ पर आई के अंदर एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, उसके बाद दूसरी बार ये लूप चलेगी तो यहाँ पर फिर से एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आई के अंदर वैल्यू ऐड होती जाएगी और जब हमारी आई की वैल्यू यहाँ पर 5 से ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पर हमारी ये लूप स्टॉप हो जाएगी। तो अब इसके आउटपुट में हमें दिखाई देगा कि पहले यहाँ पर एक प्रिंट होके आएगा, उसके बाद यहाँ पर एक के अंदर एक वैल्यू ऐड होगी तो यहाँ पर हमें 2 प्रिंट होके आएगा, उसके बाद 2 के अंदर एक वैल्यू प्लस होगी तो यहाँ पर हमें 3 प्रिंट होके दिखाई देगा, उसके बाद 3 के अंदर एक वैल्यू प्लस होगी तो यहाँ पर 4,
इस तरह से 4 के अंदर एक वैल्यू प्लस होगी तो यहाँ पर 5, और उसके बाद यहाँ पर 5 के अंदर एक वैल्यू प्लस होगी तो 6 हो जाएगा। तो वहाँ पर हमारी कंडीशन स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर कंसोल के अंदर हमें 1, 2, 3 और 5 तक यहाँ पर प्रिंट होके दिखाई देगा। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कोड लाइन पर क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं कंसोल के अंदर जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर कंसोल के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 प्रिंट होके दिखाई दे रहा है। ओके, अब देखो जब भी हमें यहाँ पर पता है कि हमारी लूप कितनी बार चलने वाली है, तो उस केस में यहाँ पर हम फॉर लूप को यूज करते हैं। मतलब कि देखो यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर मेरी जो लूप है ना, ये 5 बार चलने वाली है। ओके, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हमें यहाँ पर पता है कि हमारी लूप इतनी बार चलने वाली है, तो उस केस में यहाँ पर हमें फॉर लूप को यूज करना है। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। अब व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हम एक कंडीशन को पास करते हैं, और जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है तब तक यहाँ पर हमारी लूप चलती रहती है, और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारी लूप यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। अब इसे हम कब यूज करते हैं? जब हमारी स्टार्ट कंडीशन यहाँ पर अननोन हो। मतलब कि यहाँ पर हम स्टार्ट कंडीशन को यूजर से ले रहे हैं, या हमारी जो स्टार्ट कंडीशन है ना, उसका डेटा यहाँ पर डायनेमिक है, तो उस केस में यहाँ पर हम व्हाइल लूप को यूज करते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर व्हाइल लूप के सिंटैक्स की बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है स्टार्ट कंडीशन। अभी जो स्टार्ट कंडीशन है ना, ये ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर हमें व्हाइल लूप के ऊपर ही लिखना है। इसे हम यहाँ पर किसी और जगह भी लिख सकते हैं। तो जब मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, स्टार्ट कंडीशन के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें व्हाइल लिखना है, उसके बाद यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस बनाने हैं, और उसके अंदर हमें यहाँ पर स्टॉप कंडीशन को पास करवाना है। उसके बाद यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, और उसके बाद इसके अंदर हमें यहाँ पर कोड को लिखना है जिसे हम यहाँ पर लूप में चलाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी स्टार्ट वैल्यू के अंदर जो भी अपडेट होता है ना, उसे भी हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मैं व्हाइल लूप को एक एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे कि आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट n इक्वल टू, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट मेथड को यूज करता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एंटर योर नंबर। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ, और अब यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर नंबर अंडर 5। ओके, अब यहाँ पर हम व्हाइल लूप को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ व्हाइल, और अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ, और अब यहाँ पर मैं स्टॉप कंडीशन को पास करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ n लेस देन इक्वल टू 5। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर n को प्रिंट करवा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर स्टेप ऑफ अपडेट को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ n प्लस प्लस। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले यूजर से एक इनपुट को ले रहे हैं, और उसे हम यहाँ पर n के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। ओके, और अब यहाँ पर हमने व्हाइल लूप को यूज किया है, और अब इसकी स्टॉप कंडीशन के अंदर हमने लिखा है n लेस देन इक्वल टू 5। मतलब कि जब तक हमारे n की वैल्यू यहाँ पर 5 या 5 से कम होगी, तब तक यहाँ पर हमारी लूप चलने वाली है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पर हमारी स्टार्ट कंडीशन है, उसे यहाँ पर व्हाइल के ऊपर ही डिफाइन करना नेसेसरी नहीं है। मतलब कि यहाँ पर हम एन को किसी और जगह भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एन को यहाँ से निकाल देता हूँ, और अब इसे मैं यहाँ पर सबसे ऊपर लिख देता हूँ। ओके, तो अब हम इसका आउटपुट देखेंगे ना, तो फिर भी हमारी ये लूप ठीक से काम करेगी। मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पर एक कंसोल का स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ। ओके, जिससे कि क्या होगा कि हमारी ये जो फॉर वाला लूप है और ये जो हमारी व्हाइल वाली लूप है ना, इन दोनों का आउटपुट यहाँ पर हमें अलग होकर दिखाई देगा। ओके, तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ आउटपुट ऑफ व्हाइल। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हमसे इनपुट मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारी व्हाइल लूप चल रही है। यहाँ पर ये 2 से स्टार्ट हो रही है और 5 पर ये स्टॉप हो रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने इनपुट के अंदर यहाँ पर 2 को पास किया था, इसलिए यहाँ पर हमारी जो लूप है ना, ये 2 से स्टार्ट हो रही है। और हमने स्टॉप कंडीशन के अंदर पास किया था कि अगर हमारे एन की वैल्यू 5 से ज्यादा हो जाएगी तो हमारी कंडीशन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमारी कंडीशन स्टॉप हो गई है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और अब यहाँ पे मैं इनपुट के अंदर लिखता हूँ 4। ओके, तो देखो अब ये हमारी लूप 2 बार ही चल रही है। ये 4 से स्टार्ट हो रही है और 5 पर ये स्टॉप हो जाती है।
क्योंकि यहाँ पर हमने इनपुट के अंदर 4 को ऐड किया है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी व्हाइल लूप वर्क करती है। ओके, तो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। तो इस तरह से जब भी हमारी स्टार्ट कंडीशन की वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं या उसकी जो वैल्यू है ना ये डायनेमिक है, तो उस केस में यहाँ पर हम व्हाइल लूप को यूज करते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं डू व्हाइल लूप के बारे में। वो भी यहाँ पर डू व्हाइल लूप की एक इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर ये हमारी लूप है ना, ये एक बार तो चलेगी ही। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है फिर भी हमारी ये लूप एक बार तो चलती ही है। अब इसके पीछे का जो रीजन है ना उसे हम यहाँ पर सिंटेक्स के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट कंडीशन को पास कर दे। और देखो, व्हाइल लूप की तरह हम यहाँ पर स्टार्ट कंडीशन को कहीं भी पास कर सकते हैं। पर यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हम यहाँ पर स्टार्ट कंडीशन को पास कर रहे हैं ना, उसे हमें हमेशा लूप के ऊपर की साइड हमें ऐड करना है। लूप के नीचे की तरफ हम यहाँ पर ऐड करेंगे ना तो ये वर्क नहीं करेगी। ओके, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट कंडीशन को लूप के ऊपर की तरफ ऐड करने के बाद हम यहाँ पर डू को यूज करते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और उसके अंदर हमें यहाँ पर टास्क को ऐड करना होता है और उसके साथ यहाँ पर हम स्टेप ऑफ अपडेट को भी ऐड करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के बाहर की तरफ यहाँ पर व्हाइल को यूज करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम पैरेंथेसिस बनाते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पर स्टॉप कंडीशन को पास करते हैं। ओके, तो अब ये डू क्या करता है कि पहले एक बार इस लूप को चला देता है, उसके बाद व्हाइल के अंदर जाता है और यहाँ पर स्टॉप कंडीशन को चेक करता है। अगर ये हमारी स्टॉप की कंडीशन ट्रू होती है तो ये हमारे लूप को चलाते रहता है और अगर हमारी स्टॉप कंडीशन की वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो वहां पर हमारी लूप स्टॉप हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले एक बार ये हमारी लूप चल रही है, उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन को चेक कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ये जो डू व्हाइल लूप होती है ना, वो हमेशा एक बार तो चलती ही है। ओके, तो चलो इसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। वो भी यहाँ पर मैं console.log बना देता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ आउटपुट ऑफ डू व्हाइल लूप। ओके, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम डू व्हाइल लूप को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डू, उसके बाद यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर console.log बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ n इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर मैं स्ट्रिंग के बाहर लिखता हूँ n। ओके, तो मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर n इक्वल टू और उसके बाद यहाँ पर हम n की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पर स्टेप ऑफ अपडेट को ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ n प्लस प्लस। अब यहाँ पर मैं वाइल बनाता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं स्टॉप कंडीशन को पास करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ n लेस देन इक्वल टू 5। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने console.log के अंदर n इक्वल टू n लिखा है। तो अगर हम इन दोनों को कॉन्केट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं इन दोनों के बीच में प्लस को ऐड करना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर डू व्हाइल लूप को यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम console.log करवा रहे हैं n इक्वल टू n को और यहाँ पर हम n की वैल्यू को प्लस करवा रहे हैं। ओके, और व्हाइल लूप के अंदर हमने यहाँ पर लिखा है जब तक हमारे n की वैल्यू 5 या 5 से कम हो तब तक यहाँ पर हमारी लूप चलने वाली है। ओके, और अब ये जो n की वैल्यू होगी ना वो कहाँ से आएगी पता है आपको? ये व्हाइल लूप के अंदर से आएगी। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी n की वैल्यू यहाँ पर प्रॉम्प्ट मेथड से आए तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर व्हाइल लूप को यहाँ पर कमेंट करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो अब हमारी ये n की वैल्यू होगी ना ये प्रॉम्प्ट मेथड के अंदर से आएगी। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इनपुट मांग रहा है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3। तो देखो यहाँ पर हमारे डू व्हाइल लूप वर्क कर रही है। तो ये 3 से स्टार्ट हो रही है और 5 पर ये स्टॉप हो रही है क्योंकि यहाँ पर मैंने इनपुट के अंदर 3 को पास किया था और हमने स्टॉप कंडीशन के अंदर अप्लाई किया था कि अगर हमारे n की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो गई तो ये हमारी लूप स्टॉप हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमारी ये लूप 5 पर स्टॉप हो गई है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ इसे रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं यहाँ पर इनपुट के अंदर ऐड करता हूँ 6। ओके, तो देखो अब ये 6 की वैल्यू है, ये तो हमारी कंडीशन से मैच नहीं हो रही है पर यहाँ पर हम डू व्हाइल लूप को यूज कर रहे हैं ना, इससे यहाँ पर हमारी लूप एक बार तो यहाँ पर चल ही रही है। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से जब भी हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे लूप एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट हो तो हम यहाँ पर डू व्हाइल लूप को यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं फॉर इन लूप के बारे में।
तो अभी जो फॉरेन की लूप होती है ना, उसे यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर की सभी की को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और उसके ऊपर हम यहाँ पर कोई टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर फॉरेन के सिंटैक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें फॉर लिखना होता है, उसके बाद यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस बनाने हैं और उसके अंदर हमें यहाँ पर लेट लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कोई वर्ड लिखना है और ये जो वर्ड होगा ना, ये हमारे रेफरेंस के लिए होगा। इसके अंदर हमारी ऑब्जेक्ट की स्टोर होने वाली है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें इन लिखना है और उसके बाद यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। ओके, उसके बाद अब हमें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं और अब पैरेंथेसिस के अंदर हमने जो भी वर्ड को ऐड किया था उसके थ्रू हम यहाँ पर सभी की को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। पहले तो मैं क्या करता हूँ कि इन सभी को यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट ओबीजे इक्वल टू, और अब यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर नेम की बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सचिन। उसके बाद यहाँ पर मैं एज की बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 20। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं कंट्री की बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ इंडिया। अब यहाँ पर मैं फॉरेन को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर। ओके, उसके बाद पैरेंथेसिस बनाता हूँ। अब यहाँ पर मैं लेट कीवर्ड को यूज़ करता हूँ। उसके बाद अब हमें यहाँ पर एक रेफरेंस वर्ड को ऐड करना है जिसके अंदर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के सभी की को स्टोर करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ के। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं इन लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओबीजे और अब यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ के। उसके बाद यहाँ पर मैं प्लस बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर कॉलन बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं फिर से प्लस बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओबीजे। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ के। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर फॉर इन लूप को यूज कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर से एक एक की को यहाँ पर लूप के अंदर लाएगा और अब यहाँ पर हमने जो भी वर्ड लिखा है उसके अंदर ये यहाँ पर की को स्टोर करेगा। तो यहाँ पर मैंने के लिखा है, यहाँ पर आप इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर ये यहाँ पर की को स्टोर करवाएगा और अब यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग बना रहे हैं और उसके अंदर हम यहाँ पर पहले के को प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कॉलन को कॉन्केट कर रहे हैं, मतलब कि ऐड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बना रहे हैं और उसके अंदर हम यहाँ पर की को लिख रहे हैं और इसे हम यहाँ पर कॉन्केट कर रहे हैं। तो अब इसे क्या होगा कि यहाँ पर हमारी इस ऑब्जेक्ट के अंदर की ये जो की होगी ना, इसकी वैल्यू में यहाँ पर दिखाई देगी। मतलब कि इसका जो आउटपुट होगा ना, उसके अंदर क्या होगा कि पहले यहाँ पर जो के है ना, इसके अंदर यहाँ पर ये नेम की आएगी। तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा नेम कॉलन और उसके बाद यहाँ पर नेम की वैल्यू दिखाई देगी। ओके, उसके बाद दूसरी बार ये जो लूप चलेगी ना, तब यहाँ पर एज की वैल्यू यहाँ पर के अंदर आएगी। तो यहाँ पर हमें कंसोल के अंदर एज कॉलन और एज की वैल्यू दिखाई देगी। ओके, उसके बाद तीसरी बार ये जो लूप चलेगी ना, तब यहाँ पर के अंदर यहाँ पर कंट्री की आएगी। ओके, तो यहाँ पर हमें कंट्री कॉलन और यहाँ पर कंट्री की वैल्यू दिखाई देगी। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो ये फॉरेन क्या कर रही है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर से यहाँ पर एक एक करके इन सभी की को ला रही है और इन्हें यहाँ पर हमने जो वर्ड लिखा है ना, इसके अंदर स्टोर करवा रही है। यहाँ पर हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने के लिखा है। ओके, तो ये के अंदर इन सभी की को एक एक करके यहाँ पर स्टोर करवाएगा। ओके, और यहाँ पर हमने कंसोल डॉट लॉग के को किया है। तो क्या होगा, तो पहले यहाँ पर हमारा नेम आएगा, उसके बाद कॉलन और उसके बाद यहाँ पर नेम की वैल्यू आएगी। उसके बाद दूसरी बार लूप चलेगी ना, तब क्या होगा कि यहाँ पर के अंदर यहाँ पर एज की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हमें एज कॉलन और एज की वैल्यू दिखाई देगी और उसके बाद तीसरी बार हमारी ये लूप चलेगी ना, तब यहाँ पर के अंदर यहाँ पर कंट्री की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हमें कंट्री कॉलन और कंट्री की वैल्यू दिखाई देगी। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें यह आउटपुट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हमारी की आ रही है, उसके बाद यहाँ पर कॉलन आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर हमारी की वैल्यू आ रही है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर फॉर इन लूप वर्क करती है। ओके, तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से जब भी हमें यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की जो की है ना, उसे यहाँ पर हमें लूप के अंदर चलाना है और उसके ऊपर हमें यहाँ पर कोई टास्क को परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम फॉर इन लूप को यूज करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने फॉर इन के अंदर यहाँ पर जो लेट लिखा है ना, ये मैंडेटरी नहीं है। इसे आप नहीं लिखेंगे फिर भी हमारा काम चल जाएगा। पर इसे यूज करने से क्या होता है कि हमने जिस भी वर्ड के अंदर यहाँ पर की को स्टोर करवाए ना,
उसका स्कोप यहाँ पर लिमिट हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर हमारी जो के की वैल्यू होगी ना, ये इस लूप के बाद यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पर हम लेट कीवर्ड को यूज करते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं फॉर ऑफ लूप के बारे में। तो अभी फॉर ऑफ की लूप होती है ना, ये क्या करती है कि हमारे एरे के अंदर की वैल्यू को एक एक करके यहाँ पर लूप के अंदर लाती है, और अब उसके ऊपर यहाँ पर हमें कोई टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करती है। तो चलो अब हम इसके सिंटेक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें फॉर लिखना है, उसके बाद यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस बनाने हैं, और अब उसके अंदर में यहाँ पर लेट लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कोई वर्ड लिखना है जिसके ऊपर हम यहाँ पर वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें ऑफ लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर हमें एरे का नाम लिखना है। ओके, और अब यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, और इसके अंदर हम जो भी टास्क को परफॉर्म करवाना चाहते हैं ना, उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जिससे कि आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक एरे बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट ARY, और अब यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एप्पल। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बनाना। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ऑरेंज। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर फॉर ऑफ लूप को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर, उसके बाद यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ। अब यहाँ पर मैं लेट कीवर्ड को यूज़ करता हूँ। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर आपको कोई वर्ड लिखना है जिसके ऊपर आप सभी वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेल। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें ऑफ लिखना है, और अब यहाँ पर हमें एरे का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ARY। ओके, अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेल। तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये जो फॉर ऑफ है ना, ये क्या करेगा कि हमारे एरे के अंदर की वैल्यू को एक एक करके लाएगा, और यहाँ पर वेल नाम के कीवर्ड के अंदर स्टोर करेगा। ओके, और अब यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वेल होगा ना, वो हमें प्रिंट होकर दिखाई देगा। तो पहले यहाँ पर हमारी एप्पल की वैल्यू आएगी, उसके बाद यहाँ पर बनाना की वैल्यू आएगी, और उसके बाद यहाँ पर ऑरेंज की वैल्यू आएगी। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एप्पल, बनाना और ऑरेंज, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर प्रिंट होके आ चुकी है। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से जब भी हम यहाँ पर एरे के अंदर की एक एक वैल्यू को यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं, और इसके ऊपर हम कोई भी टास्क को परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम फॉर ऑफ लूप को यूज़ करते हैं। ओके, ये जो फॉर इन होती है ना, वो हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, और जो फॉर ऑफ होती है ना, वो हम एरे के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो, ये जो फॉर ऑफ होती है ना, उसे हम यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट A इक्वल टू, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ABCD। ओके, और अब यहाँ पे फॉर ऑफ लूप को यूज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर, उसके बाद यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ लेट L ऑफ A। ओके, और अब यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ L। तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये जो फॉर ऑफ लूप है ना, ये क्या करेगी कि यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर के लेटर को एक एक करके यहाँ पर लूप के अंदर लाएगा, और उसे यहाँ पर L के अंदर स्टोर करेगा। ओके, यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने L लिखा है। ओके, तो इसके अंदर ये यहाँ पर स्टोर करेगा, और यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग L को कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आउटपुट के अंदर पहले A प्रिंट होके आएगा, उसके बाद B प्रिंट होके आएगा, उसके बाद C, और लास्ट में यहाँ पर D प्रिंट होके आएगा। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर मेरे आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर A, B, C और D, ये चारों यहाँ पर प्रिंट होके आ रहे हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर VS कोड में जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम फॉर ऑफ लूप को यूज करते हैं। अब देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट होती है, ये तो हमारे वेबसाइट के अंदर डायनेमिक चेंजेस करती है, पर यहाँ पर तो यार ये कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर हम कोई भी डायनेमिक चेंजेस कर ही नहीं रहे। यहाँ पर तो हम सिर्फ कंसोल डॉट लॉग को ही यूज कर रहे हैं। अब देखो, अभी हम यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अभी आपको क्या करना है कि सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और समझना है। ओके, इसका जो प्रैक्टिकल वर्क होगा ना, उसे जब हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम को पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको इसका प्रैक्टिकल यूज समझ में आएगा। तो चलो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है, तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट के लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं SRprogramist.blogspot.com,
और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 9 है, तो वहाँ पर आपको जीएस लेक्चर 9 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएँगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फ़ोल्डर अपलोड किया होता है, उसका नाम ऊपर दिखाई देता है और उसके अंदर जो भी फ़ाइल होती है ना, वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फ़ाइल बनाई है, तो आप ये दोनों फ़ाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। और रही बात हमारी इस पीडीएफ वाली नोट्स की, तो इसे मैं हमारी वेबसाइट के पीडीएफ वाले सेक्शन में ऐड कर दूँगा। तो आपको लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर देना है। ओके? सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। ओके? और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।